नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार राज्य में विशेष सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। विगत 20 अगस्त 2024 से शुरू हुआ है और यह कार्य बिहार के विभिन्न जिलों में कार्य रूप में परिणत हो रहा है और इसके कारण बहुत से लोगों में असमंजस की स्थिति है। लोग इस बात के लिए काफ़ी असहज महसूस कर रहे हैं कि इसमें क्या करना है, नहीं करना है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बता दूं कि विशेष सर्वेक्षण में जो 2 फॉर्म आपको फिलअप करके देना है, एक है प्रपत्र 2, रैयत द्वारा स्वामित्व या धारित भूमि को स्व घोषणा करना है। आपको खुद घोषणा करना है कि आपके अधिकार के अंतर्गत कौन सा जमीन है। उसमें आपको राजस्व थाना, राजस्व ग्राम, थाना नंबर, पुलिस थाना, अंचल, जिला, ये सब भरना है ऊपर में। नीचे में आपको जो कॉलम है, पहला कॉलम 1 है, उसमें रैयत का नाम। रैयत का नाम का मतलब कि अभी जिस व्यक्ति को सर्वेक्षण में अपना नाम दर्ज करवाना है, जो खाता बनेगा नया सर्वेक्षण के बाद, तो उसमें जिस व्यक्ति का या जिन व्यक्तियों का नाम किसी जमीन के संबंध में दर्ज करवाना है, उन व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम कॉलम 1 में देना है। एक व्यक्ति के नाम देना है तो एक व्यक्ति देंगे, और एक से अधिक यदि उसमें हिस्सेदार हैं उस प्लॉट के, तो वो सभी अपना नाम देंगे। साथ ही साथ उनके पिता का नाम भी देना है। यदि एक ही पिता के 3-4 पुत्र हैं तो पिता का नाम एक ही जगह देना है, और यदि अलग अलग लोगों का है और उनके पिता का नाम भी अलग है तो उसमें देना होगा, पहला कॉलम। दूसरा जो है उसमें अस्थाई पता। अस्थाई पता का मतलब है कि आप जिस ग्राम में, जिस राजस्व ग्राम में आपका भूमि है, आप वहाँ रह रहे हैं तब तो वही अस्थाई रूप से वहाँ निवास भी कर रहे हैं, तो वही आपका अस्थाई पता हुआ। यदि आप किसी दूसरे जगह पर ज़मीन आपकी है राजस्व ग्राम में, किसी राजस्व ग्राम में, और आप अस्थाई रूप से कहीं और रहे हैं, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का ज़मीन ग्रामीण क्षेत्र में है और वो पटना जिला के ग्रामीण क्षेत्र को मान लेते हैं, और वो पटना शहर में निवास कर रहा है अस्थाई रूप से, वहाँ का उसका बना हुआ है रेजिडेंस का प्रमाण, तो अस्थाई पता में वो वहाँ का अस्थाई निवासी वर्तमान में आप रह रहे हैं, तो अस्थाई पता में आप अस्थाई जहाँ के आप निवासी हैं वो देंगे। जिन व्यक्तियों के बारे में आप लिख रहे हैं उनका देना है। तीसरा जो कॉलम है वो खाता है। जमीन का खाता, यानी कि उसका जो खतियान है जो बना है सर्वे के क्रम में, उसमें किसका नाम रहा होगा, तो उस नाम को के अंतर्गत जो खाता है वो खाता नंबर आपको देना होगा। अब एक खाता देने के बाद अब खेसरा नंबर का आता है, अगला जो कॉलम है। तो खेसरा नंबर में एक खाता में कई एक खेसरा हो सकता है, प्लॉट नंबर जिसको कहते हैं, तो प्लॉट नंबर उसमें आपको देना है। उसके बाद एरिया कितना है वो देना है, कितना उसका रकबा है,
एरिया को हम एक एकड़ या डिसमिल में ही देंगे, बीघा कट्ठा में देने का ऑप्शन नहीं है इस फॉर्म के अनुसार। उसके बाद चौहद्दी, चौहद्दी का मतलब हुआ उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है उस प्लॉट के, पश्चिम में कौन है, पूरब में कौन है। किसी भी प्लॉट का आइडेंटिफिकेशन प्लॉट नंबर से और उसके चौहद्दी से होता है। चौहद्दी जो है बाउंड्री में कौन कौन लोग हैं उससे उसका स्पेसिफिक लोकेशन मिलता है। तो ये आपको चौहद्दी देना बहुत ज़रूरी है। फिर किस्म, ज़मीन का किस्म क्या है, यानी कि ज़मीन कृषि के योग्य है या घर वाला ज़मीन है, जिस प्रकार का भी ज़मीन है। तो ज़्यादातर ज़मीन जो है वो जहाँ पर फसल उगाई जाती है वो कृषि के अंतर्गत आता है, तो कृषि आपको लिखना है। उसके बाद लगान, ये कहाँ से मिलेगा आपको, जो रसीद आप कटवाते हैं, रेवेन्यू रसीद, रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है उसमें उसका लगान लिखा हुआ होता है। तो लगान यदि उससे आपको मिलता है तो आप उस ज़मीन का लगान दे दें। और जो अगला कॉलम है वो है आपका जमाबंदी संख्या। तो जमाबंदी संख्या भी आपका जो खतियान है, खतियान के बाद खाता जो है, खाता के बाद रजिस्टर 2, रजिस्टर 1 हुआ, रजिस्टर 2 में जो म्यूटेशन के बाद या डिवीज़न के बाद जो नाम हिस्सेदारों का लिखा जाता है उसको हम, जो संख्या उसमें मिलती है उसका जमाबंदी संख्या कहते हैं। तो आप उसमें जमाबंदी संख्या आपको रसीद से भी मिल सकता है, रजिस्टर 2 से मिल सकता है, तो ये आपको लिखना है। दूसरा जो कॉलम एक और है वो है भूमि पर दावा का आधार, यानी उत्तराधिकार से मिला है, दान से मिला है, क्रय है, खरीदा हुआ है, बंदोबस्त या अन्य कोई भी किसी भी प्रकार से आपको उस ज़मीन पर किस प्रकार से आप अपना दावा मानते हैं, क्यों आपका वो ज़मीन है, वो लिखना होगा आपको। उसके बाद अंत में जो है वो अभियुक्ति अगर कोई हो, अभियुक्ति का जो कॉलम है वो एक विशेष कॉलम है जिसमें कि आपको यदि उस ज़मीन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई लिटिगेशन चल रहा है, किसी भी प्रकार का कोई, किसी भी प्रकार से ज़मीन में कोई बाधित है तो उसको आपको लिखना है, नहीं है तो कोई उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अंत में आप जो रैयत हैं, जो जहाँ जिनका नाम लिखा गया है कॉलम 1 में, एक आदमी का है तो एक आदमी, और भी लोगों का है तो उन सबों को या तो हस्ताक्षर करना जानते हैं तो हस्ताक्षर करेंगे, नहीं तो अंगूठे का निशान लगाना चाहते हैं तो अंगूठे का निशान लगाएंगे। और इस प्रकार से आपका प्रपत्र 2 पूरी तरह से भर करके, ये आपको स्वयं घोषणा हेतु है, आपको खुद घोषित करना है कि अमुक अमुक प्लॉट खाता खेसरा ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है, उसका खाता नंबर, खेसरा नंबर, चौहद्दी, किस प्रकार का ज़मीन है, जमाबंदी संख्या यदि पता है, लगान है, ये सब दे करके आप इसको समर्पित करें। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अब आ जाइए दूसरा जो एक प्रपत्र है, दूसरा जो प्रपत्र है उसको प्रपत्र 3.1 कहते हैं। ये वंशावली है। वंशावली यानी कि वंशावली की ज़रूरत वैसी स्थिति में है यदि किसी भी ज़मीन का आप अपने अधिकार का आधार उत्तराधिकार मानते हैं, तो उस स्थिति में कहाँ से आप, किस प्रकार से आपको अपने पूर्वजों से वो ज़मीन प्राप्त हुआ है, ये आपको लिखना है। इसमें सबसे पहले तो आपको जो लिखना है वो है शिविर प्रभारी अंचल का नाम, जिस अंचल का ये शिविर लगा हुआ है, हर जगह शिविर लगा हुआ है, अंचल स्तर पर ऑफिस एक खुला हुआ है जहां आपको ये जमा करना है। नहीं तो दूसरा माध्यम है कि आप ऑनलाइन भी इसको जमा कर सकते हैं। तो अंचल का नाम, जिला का नाम भरना है। उसके बाद स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में इसमें आपको खुद भर करके समर्पित करना है। अब इसमें जो है उपरोक्त विषय के में जितने भी हैं लोग हैं वो अपना अपना नाम लिखेंगे, जो वहाँ से जो आप प्रपत्र 2 में भरे हैं उस प्रपत्र के अनुसार वंशावली में भी आपको दर्शाना है कि वंशावली में वो कौन कौन लोग हैं, उनका सभी का नाम, उनके पिता का नाम, ग्राम, उसके बाद उनका
ये थाना, जिला, जाति भी देना है, क्योंकि ज़मीन जो खाता बनेगा उसमें जाति का भी प्रोविज़न है, वो देना है आपको। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये खाता में आपके नाम से नहीं है, तो जिस व्यक्ति आपके पूर्वज के नाम से है उनका नाम अब देना है, उनका नाम आपको देना है, उनके पिता का नाम देना है, उनका निवास स्थान देना है यानी कि ग्राम देना है। उसके बाद उसमें उसका जमाबंदी संख्या क्या है वो देना है। उसके बाद आपको उसमें उसका खाता संख्या, खेसरा संख्या, एरिया कितना है, ये सब चीज़ आपको देना है। उसमें देने के बाद आपको उसमें जो भी एक वंशावली अलग से बना करके आप, जिसमें कि शुरुआत अब करेंगे वहाँ से, जिनके नाम से खाता बना हुआ है पुराना वाला, उनका नाम रहेगा। उनके मान लीजिए कि 3 पुत्र हैं तो उन तीनों का नाम लिखिए और पुत्र सब में दर्शाइए कि उनके पुत्र हैं। यदि उनकी पुत्र जो हैं उनके मृत्यु की तिथि पता है तो उसको भी आप दे सकते हैं, है ना। तो ये सब कर करके जहाँ तक आप अपना जो आवेदक उसमें जितने भी हैं उस लेवल तक आपको जाना है और वहाँ पर दर्शाना है कि जो वंशावली में जिनके नाम से ज़मीन ओरिजिनली है खाता में, वो वहाँ तक आपको पहुँचना है। और उसके बाद जिनका नाम उसमें है वो आवेदक के रूप में नीचे उसमें दर्शा देंगे, लिख देंगे, और इस प्रकार से उसको आप समर्पित कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीका है। इस प्रकार से आप अपना जो भी ज़मीन है किस प्रकार से आप उसको आपका अधिकार क्षेत्र में है ये दर्शाते हुए आप जमा करें, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और इसको आप अपने स्तर से कर सकते हैं, कहीं भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। करके आप समर्पित करें और इस बिहार विशेष सर्वेक्षण अभियान में भाग लें। धन्यवाद। फिर हम आगे आपसे मिलेंगे अगले महत्वपूर्ण विषय पर। इससे संबंधित ही और जो बहुत से प्रश्न आ रहे हैं उनके समाधान के लिए मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।